सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की हिस्टेरेक्टमी यानी यूटेरस रिमूव करने की सलाह डॉक्टर किन हालात में देते हैं। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हिस्टेरेक्टमी का कोई विकल्प भी मौजूद है। क्या डॉक्टर अगर सर्जरी नहीं करते तो कुछ और ऑप्शन बचते हैं। इस पर बात करेंगे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लवलीन सोडी के साथ। सो डॉक्टर लवलीन, आज बात हम करेंगे कि अगर हिस्टेरेक्टमी क्या सर्जरी ही जो है वो ऑप्शन है या कोई और विकल्प है। क्या दवाइयों के साथ भी ये प्रॉब्लम जो है जहाँ हिस्टेरेक्टमी की सलाह देती है कि यूट्रस गर्भाशय को निकाल दिया जाए वो ना निकालना पड़े और कुछ दवाइयों से इलाज हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आजकल जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है बहुत सारी दवाइयों की प्रोग्रेस हो रही है। हमारे सर्जरी करने के, हिस्टेरेक्टमी करने की जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे नए नए तरीके आ रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी हो रही है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है। इसके अलावा हमारे पास और विकल्प और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को तो हम बिना सर्जरी के ही ट्रीट कर लेते हैं। खास करके जो हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे हैं नॉन हार्मोनल जिनको हम सिर्फ कहते हैं कि हैवी पीरियड आ रहा है तो आप उन दिनों में वो दवाई ले लीजिए। वो 3-4 दिन के अंदर पेशेंट्स को अगर 10-12 गोलियां खा लेते हैं तो उसका जो है वो ब्लीडिंग कम हो जाती है, उनका काम निकल जाता है। क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बॉडी में वीकनेस आती है, इरिटेबिलिटी होती है, आयरन लेवल्स कम है, थकावट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती है। तो केवल अगर हम पीरियड्स के टाइम दवाई देके ब्लीडिंग कम करते हैं तो सालों साल निकल जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो लॉट ऑफ वुमेन आर वरीड, हार्मोन के वर्ड से ही लोग डर जाते हैं कि हार्मोन्स दे देंगे और दवाइयाँ क्यों खानी हो जाएगा। मुझे कहा जाए, मेरे जहन में सबसे पहले आता है मैं दवाइयाँ क्यों खाऊं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। नहीं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और अगर हार्मोन्स की खास बात ये होती है, अगर हार्मोन्स को सही डोज सही ड्यूरेशन के लिए दिया जाए तो उनसे नुकसान नहीं होता। क्योंकि कुछ तो हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हैं, हम उनको पूरा कर रहे हैं या एक स्पेसिफिक सेट सेफ डोजेस में दे रहे हैं तो उनका नुकसान नहीं होता। तो बहुत सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं। और जैसे आप साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हार्मोन की साइड इफेक्ट है, तो जब हम हार्मोन्स मुंह के रास्ते लेते हैं तो उनके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। क्योंकि हार्मोन जब सिस्टम में जाएगा, ब्लड इंटेस्टाइन में से ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड वो सर्कुलेट होके ब्रेन में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, वहाँ पे सब जगह पे इफ़ेक्ट्स आएंगे। अब आजकल हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट्स भी हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट ने सुना होगा कि कुछ आईयूडीज़ होती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कॉपर टी वगैरह आप आम सुनते हैं। तो इसी तरह की डिवाइसेस होती है जिनमें हार्मोन लगा होता है। वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ मेरीना, या जिसको हम बोलते हैं LNG-IUS। तो ये जो हार्मोन होता है LNG या लिवोनॉर्जेस्ट्रेल, वो एक छोटा सा इतना सा टी होता है, उसके ऊपर उसका एक कैप्सूल लगा हुआ है। उसको हम यूट्रस में डाल के छोड़ देते हैं। 5 साल तक धीरे धीरे वहाँ पे वो रिलीज़ होता है और उसका पूरी बॉडी में इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, या होगा भी तो बहुत मिनिमल इफेक्ट, क्योंकि थोड़ी सी डोज हार्मोन की रिलीज़ हो रही है, यूट्रस के अंदर हो रही है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं। पर कितनी महिलाएं इसके लिए तैयार होती होंगी, वो भी एक डरते हैं इंसर्ट करना है। आप एक इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल जॉब, इट्स अ प्रैक्टिकली अ पेनलेस प्रोसीजर, ठीक है ना। बस एक वो डर ही होता है मन में निकालने, एंड दैट इज आवर जॉब। हम उनको समझाते हैं तो डर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरीना के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट वेरी इनसिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। या फिर कुछ हार्मोन्स हमें कई बार पेशेंट को देने होते हैं, हम लोग स्किन के थ्रू एप्लीकेशंस दे देते हैं, ठीक है ना। या वजाइना में रिंग डाल देते हैं। एक रिंग होगी जो जितने दिन वो वजाइना में रहेगी अंदर, उतने दिन उसमें वहाँ पे हार्मोन मिल, उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हमारे पास इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ अभी नहीं अवेलेबल। वी आर होपिंग हमारे पास आ जाए। ये आफ्टर हिस्टेरेक्टमी आप नहीं, ये दीज आर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ हिस्टेरेक्टमी। हमें हिस्टेरेक्टमी करनी ही ना पड़े। ओके। इसी तरह से कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ हम लोग एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स जो होती है, हमने एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट के बारे में भी बात की थी एक एपिसोड में, है ना। तो सिस्ट को रिमूव करने का तरीका केवल सर्जरी नहीं है। सिस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास हार्मोनल ऑप्शंस भी होती है, या दवाइयों से भी ऑप्शंस होती है। इसी तरह से फाइब्रॉइड्स को भी हम टेम्परेरी तौर पे श्रिंक कर सकते हैं। जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हम कह रहे थे, कई बार कोई कारण नहीं पता लगता कि क्यों
ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ना यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ना कोई कैंसर है, लेकिन फिर भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ओके। तो इन सब को डील करने के लिए मरीना, लाइक आई सेड, इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं तो जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर इवन प्रोसीजर्स जिनके साथ हम लोग जो यूट्रस की इंटरनल लेयर है, जो सिर्फ जो जिसमें से ब्लीडिंग होनी है हर महीने, उसको या तो एक अंदर हॉट वाटर बैलून डाल के उसको बर्न किया जा सकता है, अच्छा। या फिर उस लेयर को हम टेलीस्कोपिकली, हिस्टेरोस्कोपिकली उस लेयर को ही रिमूव कर देते हैं। तो यूट्रस है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ इंटरनल लेयर रिमूव कर दी या हमने थर्मल बैलून के साथ उसको बर्न कर दिया, एंड विदाउट अ मेजर सर्जरी और विदाउट अ वेरी रिस्की सर्जरी द पेशेंट इज़ गुड। तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्जरी का बहुत रिस्क होता है, हमें किसी भी हालत में सर्जरी को अवॉइड भी करना है और पेशेंट को ठीक भी करना है। यानी कि आप पहले, कोई भी पेशेंट आता है जहाँ हिस्टेरेक्टमी के चांसेस होते हैं, पहले आप चेक करते हैं, सर्जरी की ज़रूरत है तब आप सर्जरी की सलाह देते हैं, वरना ये जो विकल्प है आप वो एडवाइस करते हैं। और फिर ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जैसे कि जहाँ पे हमें यूट्रस नहीं रिमूव करना, ठीक है ना, स्पेशली जो कैंसर होता है यूट्रस का नीचे वाला पोर्शन होता है, जो लोएस्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज दी सर्विक्स। तो जो सर्विक्स का कैंसर है, अगर तो वो बहुत अर्ली स्टेज में 1A वाली स्टेज में या 1B1 बोलते हैं, तो उस स्टेज में डायग्नोज हो गया, तब तो यूट्रस पूरा रिमूव कर दीजिए, सर्विक्स रिमूव कर दीजिए, यूट्रस के आसपास वाले टिश्यूज रिमूव कर दीजिए, तो पेशेंट ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो उससे थोड़ा भी आगे स्प्रेड हो गया है, अगर एडवांस्ड स्टेज में कैंसर जा चुका है, वो यूट्रस के बाहर स्प्रेड हो गया है, तो फिर हमें यूट्रस रिमूव करने से बात नहीं बनेगी। और जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें हम लोग फिर रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, मेजरली रेडियोथेरेपी से एडवांस्ड कैंसर में। और वो रेडियोथेरेपी करने के लिए जो डिवाइस होती है, जो यंत्र डाला जाता है, वो यूट्रस के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो यूट्रस के अंदर वो हम डिवाइस डालते हैं, तभी उसकी रेडियोथेरेपी होगी। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने यूट्रस ही रिमूव कर दिया है, तो एक तो सर्जरी इनकम्प्लीट हो गई क्योंकि डिजीज़ तो स्प्रेड हो चुकी है, और ऊपर से हमें रेडियोथेरेपी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेशेंट्स को होता है, नहीं कैंसर हो गया अब इसको निकाल दो, यूट्रस रिमूव कर दो। नहीं, अगर एडवांस सर्वाइकल कैंसर है तो कई बार हम लोग यूट्रस रिमूव नहीं करना चाहते, हम यूट्रस के रहते हुए उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे उसको रेडियोथेरेपी और इलाज हो जाए। सो अब हिस्टेरेक्टमी हो गई, यूटेरस यानी गर्भाशय को निकाल दिया गया, उसके बाद क्या कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? बाय एंड लार्ज कुछ खास सावधानियों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पहले महीना सवा महीना जब तक रिकवरी हो रही है तब तक प्रिकॉशन लेने होते हैं कि कोई बहुत भारी काम नहीं करना है, कोई हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, पैरों के भार नहीं बैठना है, किसी भी चीज़ जिससे पेट के ऊपर जोर आए उसको हमने अवॉइड करना है। हाँ, लेकिन अगर यंग एज में हिस्टेरेक्टमी हुई है, साथ में ओवरीज निकाली गई हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो हार्मोन्स ले जाएं, क्योंकि नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज, जैसे कि हम बात कर रहे थे, नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडियन वुमेन इज बिटवीन 46 to 47 ईयर्स। इन द वेस्ट इट इज़ मोर, इट इज़ अबाउट 50-52 ईयर्स। तो जितना लंबे टाइम तक ओवरीज में से हार्मोन्स निकलते रहते हैं, वो बॉडी को यंग रखते हैं, यंग और हेल्दी भी रखते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की वीकनेस, बोन्स की वीकनेस, ये सब चीज़ें नहीं आती है। तो किसी की अगर 45 ईयर्स से पहले हिस्टेरेक्टमी हुई है तो फिर बेहतर है कि उनको हार्मोन्स जो है लेने चाहिए टिल दी नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज। तो हार्मोन्स भी देने का तरीका होता है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, सही हार्मोन सही डोज में दिए जाएं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्मोन्स लिए जाएं अगर मेनोपॉज के बाद में तो ब्रेस्ट कैंसर होगा या और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनने की, लेकिन नहीं, अगर सही डोज में सही ड्यूरेशन के लिए दिए जाएं और विद पेशेंट सिलेक्शन, है ना। इफ़ समबडी इज़ एट अ हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वी विल नॉट गिव, इफ़ समबडी इज़ एट अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग ब्लड क्लॉट्स तो फिर हम उनको नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये होगा। दूसरा, जिन लेडीज़ को वजाइनल प्रोलैप्स के लिए यूट्रस रिमूव किया जाता है, उनको फिर हम खास प्रिकॉशन बोलते हैं कि आपने पैरों के भार नहीं बैठना है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक वीकनेस आ चुकी है। हम वहाँ से यूट्रस को रिमूव भी कर दें, रिपेयर भी कर दें, तो भी
उनकी बॉडी में हम लोग नए जैसे नहीं बना सकते शरीर को, उस वीकनेस को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना, बहुत ज़्यादा खांसी या छींके रहना, इस तरह की चीज़ें उनको, खास करके जिनको प्रोलैप्स की सर्जरी हो रखी है, उनको अवॉइड करना चाहिए। प्लस मेनोपॉज के बाद सभी को, और जिनको यूट्रस रिमूव हुआ है, अगर ओवरीज नहीं भी रिमूव हुई हैं तो भी दे टेंड टू गो इनटू मेनोपॉज अ लिटिल अर्लियर, थोड़ा सा, मतलब अगर बाकी लोगों को मेनोपॉज 46-47 में होना है, अगर यूट्रस रिमूव कर दिया, ओवरीज नहीं भी रिमूव की, तो शायद 43-44 ईयर्स पे उनको मेनोपॉज होने की टेंडेंसी होगी। तो आफ्टर द एज ऑफ 40 साल के बाद सभी लेडीज़ को, और जिनकी यूट्रस रिमूवल हुई है उनको खास तौर पे कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर खाना है। और उसके बीच में कुछ गैप रखना चाहिए, वो भी बता दीजिए। 3 महीने खाएं या 2 महीने खाएं, गैप कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ है? खास या मेडिसिन कभी कोई दवाई ले ली कैल्शियम की, फिर चेंज कर दिया, चेंज करके ले सकते हैं। और अदरवाइज ऐसा है कि अगर आप हर रोज भी किसी को कहो कि कैल्शियम की गोली खानी है, तो महीने में 4-5 दिन तो वैसे भी छूट जाती है। और ज़्यादातर लोगों को वहम ये होता है कि शायद कैल्शियम खाएंगे तो हमारी किडनी में स्टोन्स बन जाएंगे या गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाएगा, विच इज़ अ मिथ। नहीं ऐसा होता। प्लस आपकी डाइट में भी कैल्शियम होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि गोली के थ्रू ही लेना है। मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो गुड कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, राजमा, चने, हमारे पंजाबियों का तो खास फेवरेट फूड रहता है राजमा खाना। हाँ, बीन, तो इनमें भी खूब सारा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम रिच डाइट ले, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले, विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। धूप में बैठो, एटलीस्ट अपर फेस, नेक एंड आर्म्स का एक्सपोजर हो जाए आधा घंटा दिन में। गर्मियों में सुबह शाम की धूप, सर्दियों में दिन की धूप, है ना, तो उससे विटामिन डी बनता है। अदरवाइज विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, प्लेंटी आर अवेलेबल, है ना। तो कैल्शियम विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बोन्स को तब हेल्प करेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। इफ़ रेगुलर एक्सरसाइज इज नॉट देयर, तो फिर आप कैल्शियम विटामिन डी जो खा रहे हैं, वॉक हो सकती है, सिर्फ वॉक कर लें रोज आधे घंटे की, तो कैल्शियम विटामिन डी आपकी बोन्स में जाएगा नहीं। एक्सरसाइज होनी चाहिए, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, जिसपे आपके पैरों में, कदमों पे वजन आ रहा है, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, साइकिलिंग नहीं, साइकिलिंग डज नॉट हेल्प द बोन्स, स्विमिंग डज नॉट हेल्प द बोन्स। ओके, दीज आर 2 एक्सरसाइजेस जो हार्ट को हेल्प करते हैं। अच्छा। लेकिन बोन्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। बाकी जो वेट्स करते हैं हम लोग जिम में जाके या घर पे भी कर सकते हैं, तो वेट्स के साथ मसल्स भी डेवलप रहते हैं आपके, और आपकी बोन्स को भी हेल्प होता है। ये आप 40 के बाद वालों के लिए सजेस्ट कर रही हैं? तो एक्सरसाइज वी वुड से 5 days a week और 4 days a week, अबाउट 150 to 250 minutes पर वीक, जो वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, ये सब हो गया। कम से कम हफ्ते में 2 दिन जो है वेट्स, और हफ्ते में 1 या 2 दिन योगा, बिकॉज जॉइंट्स को भी फ्लेक्सिबल रखना है। हाँ। जॉइंट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैलेंस के लिए तो एक चीज़ हर रोज करनी पड़ेगी, या वॉकिंग या जिमिंग या फिर लेकिन ये सारी मेहनत जो है आपकी खुद के लिए है, आपकी शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बॉडी ठीक रहेगी, तो ऑब्वियसली आप घर भी संभाल पाएंगी, खुद को भी संभाल पाएंगी, और जिंदगी का मजा है। बिल्कुल कहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में साल ऐड नहीं करने हैं, आपने अपने सालों में जिंदगी ऐड करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लवलीन इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों एपिसोड, एक पहला एपिसोड जिसमें हिस्टेरेक्टमी क्यों कराई जाती है वो, और आज का एपिसोड जिसमें हमने बात की कि क्या विकल्प मौजूद हैं हिस्टेरेक्टमी के, और किन बातों का ख्याल रखा जाए अगर हिस्टेरेक्टमी करवाई जाती है। आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।